हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो ये है वीकली करंट अफेयर्स पूरे सप्ताह का, यानी 4th वीक अक्टूबर 2025 का कंटेंट। तो सारे करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे पूरे सप्ताह के। तो आपको पता होगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब जो कंटेंट देते हैं करंट अफेयर्स का, वो टॉपिक वाइज होता है। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्य के फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे अदर टॉपिक्स भी देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीति के क्वेश्चंस, पॉलिटी के और कुछ सरकार के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं उन सब से रिलेटेड और न्यायपालिका से भी रिलेटेड। तो प्रश्न यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति ने भारत का 53वां यानी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत का, किसे नियुक्त किया है? आंसर का जस्टिस सूर्यकांत का। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 अक्टूबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनको नियुक्ति दे दी है। हालांकि वो पदभार जो है ना, वो 24 नवंबर से ग्रहण करेंगे और लगभग 16 महीने यानी 9 फरवरी 2027 तक वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, बने हुए रहेंगे। ठीक है, तो उनके जो नियुक्ति का जो ऑर्डर है या कहे नोटिफिकेशन है, वो कानून मंत्रालय ने जारी कर दिया है। वो किसकी जगह ले रहे हैं? तो जस्टिस BR गवई की जगह ले रहे हैं, जो कि 23 नवंबर को पदमुक्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ, अभी जो नए नियुक्त हुए हैं वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। और 52वें चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस BR गवई। उससे पहले कौन थे? यानी 51 में तो जस्टिस संजीव खन्ना। उससे पहले यानी 50वें चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़। उससे पहले यानी 49th वो जस्टिस UU ललित थे। 48 कौन थे? जस्टिस N वेंकट रमन। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में किन 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है? इससे पहले भी 2 राष्ट्रपतियों ने उड़ान भरी थी, तो वो एक ही अपने कार्यकाल में एक ही फाइटर जेट से उड़ान भरी, इन्होंने 2 से भरी है। इसका आंसर क्या होगा? राफेल और सुखोई 30। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर को अंबाला स्थित जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से राफेल विमान से उड़ान भरी, और उससे पहले 2023 में अप्रैल में असम के तेजपुर में सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी। ठीक है, तो 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली वो राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसे दिया है या देने के लिए किसको संपर्क साधा है? आंसर का उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी और भारत पहली बार जो है ना यूरोपीय यूनियन के जो नेतृत्व है उसको बुलाने जा रहा है अपने गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 में। ठीक है, 26 जनवरी 2026 को जो आयोजन होना है दिल्ली में, उसके लिए। तो ये कौन कौन है? तो ये देखिए, उर्सुला जो है ना, वो यूरोपीय यूनियन की जो काउंसिल है, काउंसिल नहीं, यूरोपीय कमीशन है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का जो यूरोपीय कमीशन है ना, उसकी अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियन। और इसके अलावा यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। तो वो गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के रूप में वो आने वाले हैं और जल्द ही इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर का छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो दक्षिण मध्य रेलवे ने 25 अक्टूबर को ये नाम बदलने का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया। ओके, तो संभाजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। महत्वपूर्ण बात ये रही। तो उससे पहले इस जिले का भी नाम बदला गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो हर्ष संघवी बने हैं। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का जो ना पुनर्गठन किया गया और नया मंत्रिपरिषद अब 26 सदस्यों का है, यानी एक मुख्यमंत्री और प्लस 25 जो है ना वो मंत्री हैं। तो उसी में जो है ना वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो ना हर्ष संघवी को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग वायरस बीमारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है जो प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों
यानी जो रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उसके खिलाफ प्रभावी है। आंसर का नेफिथ्रोमाइसिन। क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक दवा है। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 अक्टूबर को इसके बारे में ऐलान किया कि ये पहला, उन्होंने दावा किया, ये पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन इसको डेवलप किया गया है और ये खासतौर पर कैंसर और जो अनकंट्रोल्ड मधुमेह है यानी डायबिटीज़, उसके मरीजों के लिए ये बहुत ही सटीक है। ठीक है, और इसको कैसे बनाया गया है? तो भारत का जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसने एक प्राइवेट जो फार्मा कंपनी है वॉकहार्ट, उसके सहयोग से इसको डेवलप किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। माँ से बच्चों में 3 गंभीर रोगों यानी HIV, HBV और सिफिलिस, तो उसका संक्रमण रोकने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो है मालदीव, और WHO ने ये ऐलान किया है। ठीक है, तो ये जो तीनों बीमारी है वो माँ से बच्चों को हो जाता है अगर माँ इन्फेक्टेड है तो। ठीक है, तो अब ये एकमात्र ऐसा देश है मालदीव जिसने ऐसा काम किया है, और WHO की ओर से जो उसके डायरेक्टर जनरल हैं गब्रेसियस, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, मालदीव भारत के किस तरफ है? भारत के दक्षिण की ओर है और वो द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीपों का। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर होगा, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के पहले भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD और CEO कौन होंगे जो 1 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे? आंसर क्या होगा? तरुण गर्ग। ठीक है, जनवरी में ज्वाइन करेंगे वो। देखिए, हुंडई जो है ना दक्षिण कोरियाई कंपनी है और इसकी जो भारतीय इकाई है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, ये 1996 में भारत में स्थापित हो गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई भी भारतीय इसका MD और CEO नहीं बना था। तो ऐसा पहली बार है जब इनको बनाया जा रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम, उसके नए चेयरमैन का पदभार किसने अक्टूबर 2025 में ग्रहण किया है? आंसर का निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, वो यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कई दशकों से ये कंपनी काम कर रही है। तो उनके साथ एक्सिस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चौधरी, उनको एसोचैम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एसोचैम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा नाम है इसका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में यानी 1920 में कोलकाता में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। $5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? आंसर क्या होगा? एनवीडिया। ठीक है, इसके CEO कौन है? जेनसन हुआंग इनके CEO हैं। ठीक है, अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी है एनवीडिया। $5 लाख करोड़ या कहें हम $5 ट्रिलियन, तो इतने का बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उनका जो शेयर है ना टोटल, उन सब की कीमत मिला दिया जाए तो ये है। और ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट वैल्यू इतनी बड़ी है। और क्यों इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा? देखिए, आजकल AI का युग है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ऐसे दौर में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो बेस्ट माना जाता है वो एनवीडिया का होता है। आपके हमारे जो लैपटॉप है, कंप्यूटर में हो सकता है उसमें हो, हमारे में तो है एनवीडिया का, तभी उससे बहुत तेज़ी से काम हो जाता है। और ये जो लाइव देख रहे हैं वो उसी की बदौलत इतनी तेज़ी से मैं बोलता हूँ आप तक पहुँच जाता है। मतलब कई सारी चीज़ें हैं, सर्वर है और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ से जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है इतनी तेज़ी से, जो लाइव कर दे रहा है, वो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से जो कंप्यूटर में लगा होता है, जिसको GPU कहते हैं। तो ये दुनिया में इसका एक छत्र राज है एक तरह से GPU को लेकर। और ये कंपनी चूँकि AI बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसका उपयोग बढ़ रहा है, तो ऐसे में कंप्यूटर को इतना ज़्यादा डेटा और इतनी तेज़ी से फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत हेवी चिप की ज़रूरत पड़ रही है, और वो एनवीडिया दे रहा है। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
आरबीआई ने भारतीय बैंकों और उसकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में लोन प्रदान करने की अनुमति अक्टूबर 2025 में दे दी है? आंसर क्या होगा? पड़ोसी देश कौन कौन से? भूटान, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, तो आरबीआई के ये रणनीतिक कदम है और ये क्षेत्रीय जो व्यापार है, रीजनल जो ट्रेड है, रीजनल का मतलब इंटरनेशनल ही है, लेकिन जो भारत और आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देने और जो भुगतान प्रणाली है, यानी पेमेंट सिस्टम है, तो उसको और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, इसके ज़रिए होगा कि बाहरी जो ट्रेड है, व्यापार है, वो वहाँ पर उसके लिए भुगतान जो है ना, यानी ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों अगर पड़ोसी देशों में? क्योंकि देखिए जैसे श्रीलंका है तो डॉलर की कमी वाला देश है, उसको डॉलर की समस्या है, तो ऐसे में रुपए में वो ट्रेड कर सकता है, तो उसको आसानी होगी। भूटान और नेपाल के साथ व्यापार जो है ना वो बहुत प्रगाढ़ है और वहाँ इंडियन रुपीज़ को मान्यता भी है, तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आरबीआई ने अब ये भी कर दिया। तो इस पर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। डेली का जो करंट अफेयर्स होता है उसमें काफ़ी विस्तार से बताया जाता है, वीकली में थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं। ओके, हालांकि पीडीएफ में बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में कंटेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें सैन्य अभ्यास भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत जापान की नौसेनाओं के बीच में समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, जिसमें आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया, हिस्सा लिया? आंसर का योकोसुका, ये जापान में है ये जगह, वहीं पर ये आयोजन किया गया है। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, इंडियन नेवी का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, उसका नाम क्या है? समुद्र शक्ति 2025, उसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में हुआ है, 14 से 17 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम में। और भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेनाएं हैं उन सब ने ये इसमें हिस्सा लिया और ये 5वां संस्करण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, इवेंट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण है, इसमें आयोजन है, कुछ इवेंट दुर्घटनाएं हैं, उन सबको भी कवर कर दिया गया है। तो एक चीज, ओके। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह यानी APAC AIG उसकी बैठक की मेजबानी की है? भारत ने। ठीक है, और भारत में किसने की? मूल रूप से किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो यानी AAIB, तो उसने इसकी मेजबानी की है। उद्घाटन किया केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राममोहन नायडू, उन्होंने ये किया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देहरादून में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? जो भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्वी शिखर सम्मेलन है। आंसर का इसका जितेंद्र प्रसाद, ये केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी यानी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, IT मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं IT। ओके, तो भारत सरकार के सहयोग से ये 17 अक्टूबर को देहरादून में ये आयोजन किया गया AI इम्पैक्ट समिट। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में अब आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस युद्धपोत पर दीपावली मनाई है? आंसर का INS विक्रांत, जो विमान वाहक पोत है यानी एयरक्राफ्ट करियर है, स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी है। बाकी हैं वो यानी INS विक्रमादित्य भी है, लेकिन वो रशियन मेड है। ये जो है ना भारत का बना हुआ है। तो 20 अक्टूबर को दीपावली उन्होंने वहाँ पर मनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग पुस्तक लेखक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मूल के इतिहासकार का नाम बताएं जिनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 का विजेता घोषित किया गया है। आंसर का सुनील अमृत 13वें विजेता हैं। ये क्या नाम है? सुनील अमृत। और ये घोषणा ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह के दौरान ये किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा रोहित शर्मा। ओके, तो भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं। 23 अक्टूबर को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 73 रन बनाए और इसी के साथ वो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तीसरे भारतीय बल्लेबाज। अगर पहला कहेंगे तो सचिन तेंदुलकर, दूसरा विराट कोहली है और तीसरे जो हैं वो बन गए हैं अब रोहित शर्मा। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी यानी जेवलिन थ्रोअर, उनको प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि अक्टूबर 2025 में दी? आंसर होगा नीरज चोपड़ा, 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। तो नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, तो उन्होंने नीरज चोपड़ा को ये उपाधि दी है, ये सम्मान दिया है। टेरिटोरियल आर्मी क्या है? इंडियन आर्मी की एक इकाई है, एक पार्ट है, और उसमें वॉलंटियर के तौर पर लोग होते हैं। दर्जा मिलता है अधिकारी का, लेकिन उनको जो काम है ना वो तभी लिया जाता है जब देश को ज़रूरत हो या फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत हो। साल में एक बार ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान का ही सैलरी उनको मिलती है। इसके अलावा अगर सरकार या देश जो है ना उनकी ज़रूरत है टेरिटोरियल आर्मी की, तो फिर उस वक्त सैलरी मिलती है। मतलब वो एक तरह से रिजर्व आर्मी के तौर पर हैं जो ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा करने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? टोटल मेडल की बात हो रही है। 58 मेडल जीते हैं, जिसमें 20 गोल्ड है, 20 सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज है, यानी 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने मतलब भारतीय ने जीत लिया, भारतीयों ने कही है। तो चौथी दक्षिण एशियाई यानी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, जो कि 24 से 26 अक्टूबर तक रांची यानी झारखंड में बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये आयोजन किया गया है। भारत में ये चैंपियनशिप जो है ना तीसरी बार आयोजित की गई है। इससे पहले 1997, उसके बाद 2008 और अब 2025 में ये आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी ICA, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? शांता रंगास्वामी, जो कि भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान रह चुकी हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो BCCI के अंडर में है और इसमें पूर्व क्रिकेटर जो ना इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा गेम्स 2025 में पुरुष कबड्डी में कौन सा मेडल जीता है? आंसर को गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतकर ईरान को भारत ने हराया और तो ये एक अचीवमेंट प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा गेम्स, एशियन यूथ गेम्स 2025 में महिला कबड्डी में कौन सा मेडल जीत लिया है? आंसर होगा गोल्ड मेडल जीत लिया है। महिला कबड्डी की बात हो रही है, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। ओके, अक्टूबर में ये आयोजन हुआ था। अच्छा, इसमें सवाल होगा कि भारत ने किसको हरा कर जीता महिला कबड्डी में? अगर हम बात करेंगे तो ईरान को ही हरा कर ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन होगा, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अहमदाबाद में किस वर्ष के लिए कॉमनवेल्थ नेशंस गेम्स के मेजबानी या मेजबान शहर होस्ट सिटी के रूप में आधिकारिक रूप से सिफारिश की है, रिकमेंडेशन किया है? आंसर का 2030, और पूरी उम्मीद है इस बार अहमदाबाद में जो नहीं ये आयोजन हो जाएगा। इससे पहले भारत में अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो 2010 में आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इस बार यानी 2030 में जो होने जा रहा है, जो कि पूरी तरह से संभावित है कि अहमदाबाद में ही होगा, तो वो 100वां ये कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन होगा। ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन लेंगे, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों यानी टेस्ट, ODI, T20 इंटरनेशनल, उसमें 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो हैं जसप्रीत बुमराह। ठीक है, यहाँ पर गेंदबाज की बात हो रही है, तेज गेंदबाज की बात हो रही है। तो जसप्रीत बुमराह ने सभी जो इंटरनेशनल प्रारूप है उसमें 50-50 मैच से ज़्यादा खेल लिया है और ऐसा पहला गौरव हासिल हुआ है। लेकिन अगर बैट्समैन की बात करेंगे तो वो दूसरे के पास है वो रिकॉर्ड।
ठीक है, यहाँ तेज गेंदबाज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा अवार्ड से रिलेटेड, देश विदेश इन सब के। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा केंद्र सरकार के विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। मरणोपरांत ये दिया गया है, मई में निधन हो गया था, लेकिन अब अक्टूबर में ये अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट हो गया है। तो ये विज्ञान ये जो पुरस्कार है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में जो आजीवन उपलब्धि होती है और योगदान होता है उसकी मान्यता के तौर पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा केंद्र सरकार ने किन कैटेगरी में 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की। आंसर को उपरोक्त सभी कौन कौन? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम श्रेणी में। ठीक है, तो पूरी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दी है, आप देख सकते हैं एक एक करके, और PDF में भी मैंने दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपने देख ली है। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ओके, और ढेर सारे ऑफर भी चल रहे हैं कोर्सेज में शार्प लर्निंग ऐप पर। रेलवे NTPC के क्लासेस जो है वो 10 अक्टूबर से लगभग शुरू हो जाएंगे। बिहार के तमाम एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग बैचेज हैं और एक 1 in all बैच भी है, उसके क्लासेस लगातार चल रहे हैं। 72वीं BPSC है, तो कई सारे बैचेज हैं, शार्प लर्निंग ऐप पर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 9 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम बताएं। आंसर होगा भरत थेम्मीनेनी। भरत थेम्मीनेनी ये 36 ईयर के हैं। तो 14 अक्टूबर को उन्होंने ये जो है ना अचीवमेंट हासिल किया है। कौन कौन से पर्वत है उसकी पूरी लिस्ट मैंने दे दी है, और कुछ और पर्वत बचे हुए हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो उनका कहना है कि सब पर्वतों पर वो चढ़ेंगे, चढ़ाई करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है इंडेक्स यानी सूचकांक। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं महत्वपूर्ण उसको भी इसी में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी दर यानी LFPR 2023-24 वो बढ़कर कितना हो गया? अब आप कहेंगे 23-24, हाँ भाई उसका रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट अभी अक्टूबर में ही तो आई है, इसलिए तो हम देंगे। आंसर क्या होगा? 41.7%। तो ये एक नई अचीवमेंट की बात देखने को मिल रही है कि महिलाओं के जो श्रम शक्ति में भागीदारी है वो बढ़ी है। लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है रेट बढ़ा है। अब ये लेबर फोर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो कामगार लोग हैं ना, जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, आप अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे घर में मतलब इंडस्ट्री को लेकर कर रहा है या फिर खेती कर रहा है या नौकरी कर रहा है या खुद का काम कर रहा है, उन सब में अगर देखेंगे तो ये लेबर फोर्स में इतने % हिस्सा है। ठीक है, तो सरकार ने या कहें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये आंकड़े अक्टूबर में जारी किए हैं एक प्रेस विज्ञप्ति के दौरान, और उसका था बिल्डिंग इंक्लूसिव वर्क प्लेस एम्पावरिंग वुमेन फॉर अ विकसित भारत, इससे संबंधित। ठीक है, ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण नहीं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जिसको शॉर्ट में PLFS कहा जाता है, जो कि 2023-24 कहेंगे हम। ठीक है, तो इसमें अब आप कहेंगे कि क्या महिलाएं इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं? तो इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि खासतौर पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जो अच्छी खासी सैलरी है ना उसमें नहीं बढ़ी है, एग्रीकल्चर में ज़रूर बढ़ गई है, जो कि जिसमें से ज़्यादातर जो ना खुद के खेत में काम करने वाली महिलाएं हैं। तो एक दूसरा पक्ष ये भी देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग विज्ञान और रिसर्च यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर होगा वर्ष 2025 में खोजे गए उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जो पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और जिसे पृथ्वी का अर्ध चंद्रमा कहा जा रहा है। आंसर का 2025 PN7। ये अर्ध चंद्रमा जो ना अर्जुन समूह का है, एक पूरा समूह भी है। ठीक है, तो इसकी खोज जो है ना वो अगस्त में हुई और फिर अभी ये वैज्ञानिकों ने ये बताया, जानकारी दी है मीडिया को। तो ये अमेरिका का एक क्षेत्र है हवाई, वहाँ का हेलेकाला एक टेलीस्कोप है, उसी के ज़रिए इसके बारे में पता चला है। ठीक है,
और ये लंबे समय तक पृथ्वी के का चक्कर लगाता रहेगा, फिर बाद में वो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस यूनिवर्सिटी ने थार रेगिस्तान से लाए गए रेत पर अजमेर में रेत मृदाकरण तकनीक से पहली बार गेहूं की सफल खेती की, जिससे रेगिस्तानी जो रेत है या भूमि है उस पर खेती की संभावना बढ़ गई है? आंसर हुआ राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर। तो क्या किया ना वहाँ के वैज्ञानिकों ने, एक तो आप जानते हैं ना थार रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत है, तो वहाँ पर खेती कैसे हो इसके बारे में सोचा वैज्ञानिकों ने, और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ से रेत मंगवाया गया, ठीक है, और एक ज़मीन पर रखा गया, उस पर बायो फॉर्मुलेशन का उपयोग किया गया। उसमें क्या किया गया, उसमें कि उपजाऊ बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना वो उसमें डाली गई रेत में। इसके अलावा उसमें जो पानी की पकड़ हो इसके लिए कुछ खास जो है ना वो चीज़ें भी डाली गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर गेहूं की फसल उस पर हो गई। तो अब वैज्ञानिक जो है ना कोशिश करेंगे कि थार रेगिस्तान में जाकर उस तकनीक का उपयोग करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट लोगों के निधन हो गया। क्वेश्चन होगा, थाईलैंड की राजमाता का नाम बताएं जिनका निधन हो गया 24 अक्टूबर 2025 को। सिरिकित, ये 93 ईयर की थी राजमाता सिरिकित। तो थाईलैंड के जो पूर्व राजा थे भूमिबोल अदुल्यदेज, उनकी पत्नी, और वर्तमान राजा वजीरा लोंगकॉर्न उनकी माँ थी वो, ठीक है। तो ये थाईलैंड वहाँ की राजमाता थी। अच्छा, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, उनका नाम है अनुतिन चारणविराकुल, ये नाम है। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर एकनाथ वसंत चिटनिस, उनका निधन हो गया 22 अक्टूबर 2025 को। तो उन्होंने किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर होगा इसरो। जब इन्होंने भूमिका निभाई थी ना, उस वक्त शुरुआत में इसरो का जो नाम था ना वो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था नाम, इनकोस्पार। बाद में फिर इसका इसरो नाम रखा गया था। हालांकि इसरो के जो संस्थापक है वो माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो उन्हीं की टीम में ये भी थे। तो इनका निधन हो गया 22 अक्टूबर को 100 ईयर की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से। अगला क्वेश्चन, मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी, उनका निधन हो गया 20 अक्टूबर 2025 को। तो उन्हें किस फिल्म में जेलर की भूमिका के लिए याद किया जाता है, जिसका संवाद था यानी डायलॉग था, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं? आंसर क्या होगा? शोले। एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, एक ही शानदार एक्टर, उनका निधन हो गया। सांस की तकलीफ हुई थी लेने में और फिर उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन हो गया 15 अक्टूबर 2025 को? आंसर होगा गोवा, हार्ट अटैक की वजह से। वो 79 ईयर के थे और वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अब उनकी संख्या बढ़ने लगी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पश्चिमी घाट और किन राष्ट्रीय उद्यान को एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया है? आंसर क्या होगा इसका? ए और बी दोनों, यानी असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और साथ में है वो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स, उसको भी। तो अक्टूबर में ही आबू धाबी में एक सम्मेलन हुआ IUCN का, और उसी में वर्ल्ड मतलब विश्व धरोहर आउटलुक 4 जारी किया गया। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत सारे जिम्मेदार हैं, जैसे खतरे, जैसे जलवायु परिवर्तन है, पर्यटन गतिविधियां हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, सड़कें हैं। इन सब की वजह से ना ये सब चीज़ें जो हैं वो चिंता का विषय बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट जो कि अक्टूबर 2025 में जारी हुई, उसके अनुसार दुनिया की 1,72,620 प्रजातियों का आकलन किया गया, जिनमें से कितनी प्रजातियां जो है ना वो खतरे में यानी लुप्त प्राय के तौर पर देखी गई हैं? दुनिया भर की बात हो रही है। आंसर का 48,646।
और ये टोटल का हो गया 28%। IUCN ने रेड लिस्ट जारी किया है 10 अक्टूबर को और ये डेटा दिया है। तो बहुत सारे जो पक्षी हैं, जंगली जानवर हैं, जीव हैं, पेड़ों की भी प्रजाति हैं, तो वो सब धीरे धीरे विलुप्त होने जा रही है। तो उसको रोकने के लिए कदम कैसे उठाए जाएं, इन सब पर चर्चा हुई वहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संरक्षणवादी, उनका नाम बताएं, जो IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग यानी IUCN SSC, उसके पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। आंसर होगा इसका विवेक मेनन। ठीक है, 2025 से 2029 तक यानी 2025 टू 2029 तक उनका कार्यकाल होगा, उसके वो अध्यक्ष चुने गए हैं। अबू धाबी में जो IUCN की जो कांग्रेस थी उसी के दौरान ये हुआ है और 75 ईयर के इतिहास में ये पहली बार है जो कोई एशियाई जो है ये बना है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बातें नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और स्थानीय निर्णय सहायता प्रणाली यानी RTFF एंड SDSS, उसको शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आंसर होगा चेन्नई। देखिए, चेन्नई में अक्सर भारी बाढ़ आती है और अचानक आ जाती है, तो फिर वहाँ के जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन अगर पहले से पता हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो उस जनता को बताया जा सकता है कि यहाँ पर बाढ़ आ रही है, तो पहले से तैयारी हो जाएगी, माइंड में कप हो जाएगा और लोग कम निकलेंगे, उसी के अनुसार तैयारी हो। दूसरी बात ये कि बाढ़ को चैनलाइज करने में यानी दूसरी तरफ डाइवर्ट करने में वो मदद मिल जाएगी। तो ये इस बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उन सबको मिला जुला कर ये काम किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर सिग्नेचर कर दी है? आंसर का वियतनाम में ये आयोजन किया गया। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, वहीं पर। और ये अक्टूबर में 72 कंट्रीज़ ने ये सिग्नेचर किया है, भारत भी शामिल है। साइबर अपराध से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि है। उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में साइबर जो अपराध हो रहे हैं उससे निपटना, और भारत में भी साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है इसका। बहुत सारे ऐसे तो जैसे फ़ोन आते हैं ना कि हम ED से बोल रहे हैं और हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं, हम फलाने पुलिस से बोल रहे हैं, और वर्दी पहनकर और आपके सामने पेश हो जाते हैं वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर। ये सब जो है ना, ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो विदेश से भी हो रही हैं। तो ऐसे में अगर भारत में अगर अपराध हो रहा है या अपराध तो भारत में हो रहा है, लेकिन करने वाला अगर बाहर बैठा हुआ है तो फिर सीमा से बाहर काम करना मुश्किल होता है किसी भी जो पुलिस है उन सब के लिए। तो अब ये जब अंतर्राष्ट्रीय संधि संयुक्त राष्ट्र की ओर से हो गई है तो ऐसे में उनको पकड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच हो जाएगी, चूँकि एक ट्रिटी हो गई, संधि हो गई। हालांकि इस पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है ना वो आपत्ति भी जताई है, कहा कि इसमें बहुत सारे जो नियम वगैरह हैं वो जो है ना सही नहीं है और ये मानवाधिकार का भी हनन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है? आंसर का पूर्वी तिमोर। इसको तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है इस देश को। ठीक है, और ये जो देश है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया के तरफ में स्थित है। ये मैप में जो येलो कलर से घिरा हुआ ना वही आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आसियान जो समिट हुई है ना अक्टूबर में, उसी के दौरान ये जो ना वो तय हुआ कि इसको बना लिया जाए। ओके, तो इस बार क्या जो नहीं 2025 का आसियान शिखर सम्मेलन है, उसकी थीम क्या थी? समावेशिता और स्थिरता। ठीक है, तो अब 11 मेंबर हो गए इसके। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और पूर्वी तिमोर यानी क्या है? तिमोर लेस्ते। उसकी राजधानी क्या है तिमोर लेस्ते की? दिल्ली है। दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस शहर में अक्टूबर 2025 में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया है? आंसर को कुआलालंपुर में, मलेशिया की राजधानी में। तो वर्चुअली हिस्सा लिया। और अगर कहेंगे सवाल ये हो कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो वो किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, देखिए एक तो आसियान समिट हो रहा है 11 देशों का, और ये उसी में भारत भी शामिल हुआ, तो उसको कहेंगे हम आसियान भारत समिट। ठीक
ठीक है। आसियान समिट हो रहा है, उसमें तमाम लीडर्स हैं उन तमाम देशों के, और जब भारत से भी कनेक्शन हो गया तो वो आसियान इंडिया समिट कहेंगे हम। तो ये 26 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया था और उसके कई हिस्से भी चल रहे हैं उसके बाद, जैसे रक्षा मंत्रियों का अलग चल रहा है, विदेश मंत्रियों का की भी मीटिंग वहाँ पर हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का मेंबर चुन लिया गया है? आंसर होगा 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए। भारत का ये 7वां कार्यकाल होगा, 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल जो रिलेशन है ना, उसको 2 हिस्से में हमने बांटा हुआ है। एक तो आपने देख लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और अब फॉरेन विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर होगा, दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति यानी नाम क्या है उनका? पॉल बिया। तो किस देश के हैं जिन्होंने 92 ईयर की उम्र में फिर से चुनाव जीत लिया है? आंसर कैमरून। 1982 से वो राष्ट्रपति हैं, 43 ईयर से, तो फिर से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। 92 ईयर के हैं, सबसे बुजुर्ग दुनिया के वो राष्ट्रपति माने जा रहे हैं, लंबे समय तक सेवा देने वाले। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो कि राष्ट्रपति के अंडर में ही काम करते हैं। ओके, तो ये एक देश है और कैमरून। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईरान में स्थित किस बंदरगाह यानी पोर्ट से अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने की छूट का ऐलान किया है? आंसर का चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट का ना एक हिस्सा है, उसका नाम है शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल, उसका संचालन भारत करता है। ठीक है, पूरे चाबहार पोर्ट का संचालन नहीं करता है, बल्कि उसका एक टर्मिनल है जिसका निर्माण भारत ने किया हुआ है, शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल, उसका संचालन करता है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये 30 अक्टूबर को कहा कि भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट से छूट मिल गई है प्रतिबंधों से, अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उससे। अब अमेरिका ने क्यों प्रतिबंध लगाए हुए हैं भाई? दरअसल ईरान जो है ना, वो बहुत सारे जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आरोप है अमेरिका का और यूरोपीय देशों का। तो उसी को रोकने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे दबाव के काम कर रहा है अमेरिका और यूरोप के देश। तो उसी में ये भी था कि बैन लगाया हुआ था, लेकिन अमेरिका ने भारत की नीति के तहत छूट दी हुई थी, जिसको छूट को अगस्त में वापस ले लिया था, लेकिन अब फिर से वो छूट दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट भारत के लिए, क्योंकि उसके ज़रिए हमारा कनेक्शन होता है, सीधा रूट मिल जाता है हमें सेंट्रल एशिया, रशिया तक जाने के लिए महत्वपूर्ण। पाकिस्तान को बाईपास करके हम लोग जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो नाम है कैथरीन कनोली। कैथरीन कनोली, उनको चुना गया है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। आयरलैंड कहाँ पर है? अगर मैप में देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम के बगल में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है ना नॉर्दर्न आयरलैंड, उसी के ठीक सटा हुआ है, पड़ोसी है ये आयरलैंड। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण अक्टूबर 2025 में किया गया? आंसर होगा चाइना में। 25 अक्टूबर को बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन, जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई है? आंसर होगा साने ताकाइची। 64 ईयर की हैं और उनको जापान का आयरन लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या नाम है? साने ताकाइची, ये नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा रोड्रिगो पाज परेरा। 58 ईयर के हैं, तो उन्होंने ये जीत लिया है। बोलीविया की राजधानी क्या है? सुक्रे। क्या है? सुक्रे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के चर्चित पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को चुनाव अभियान के लिए लीबिया से धन जुटाने की साजिश के लिए 5 साल की जेल की सजा हुई है? आंसर को फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को ये सजा सुनाई गई है और उनको जेल में भेज दिया गया है। फ्रांस के अभी राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाकिस्तान के हवाई हमले में किस देश के 3 क्रिकेटरों की मौत हो गई? आंसर का अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने 17 अक्टूबर को हमला किया, हवाई हमला अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में,
और उसी के दौरान 3 क्रिकेटर की मौत हो गई। ये क्लब क्रिकेटर थे वहाँ के 3। दरअसल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा रहा है हाल के समय में, बॉर्डर टेंशन रहा है और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और पाकिस्तान ने हवाई हमले भी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इस वीडियो का आखिरी हिस्सा आ चुका है, दिवस। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? आंसर होगा 2026। ठीक है, 2026। ओके, तो ये वर्चुअली मीटिंग के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है और बहुत सारे ऐलान भी किए हैं जो लिस्ट मैंने दे दिया है। तो उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2026 जो है ना वो भारत आसियान समुद्री जो है ना वो वर्ष घोषित किया गया, सहयोग वर्ष। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिम तेंदुआ जो है ना वो 12 देशों में पाया जाता है। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, कहाँ पर? तो भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, तिल दिवस यानी मोल डे कब मनाया जाता है? तो वह है 23 अक्टूबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर परिग्रहण यानी विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 26 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी पैदल सेना। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या है? फूड एक्सप्लोर्स यानी खाद्य खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड यानी एनएसजी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और कैसा लगा बता सकते हैं आप।